नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज विशाखापट्टनम के पास जानकीपुरम स्थित गांव में मैं आया हूँ आपको एक कंपनी से मिलाने। पैटसन एग्रो इंडिया लिमिटेड, ये एक काजू प्रोसेसर है और जल्द ही इसकी IPO SME मार्केट में आने वाली है। इस कंपनी के बारे में जानकारी, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, ये सब आपको दिखाएंगे। ये एक एजुकेशनल फिल्म है और आपको कनेक्सियो कॉरपोरेट एक्सप्लोरर के तहत ये वीडियो लाई जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको कंपनी के बारे में जानकारी और ये आपको वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार, मैं आज विशाखापट्टनम में पैटसन एग्रो इंडिया लिमिटेड के कारखाने में मौजूद हूँ। मेरे साथ है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आयुष जी जैन। आइए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि ये कंपनी क्या करती है, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा और आने वाले समय में इस कंपनी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो आयुष जी नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। ये बताइए कि आप इस धंधे में, ये कंपनी नई है जी। कंपैरेटिवली, मेरे ख्याल से करीब 4 एक साल जी। हुए हैं। तो ये आपने कैसे सेटअप किया, क्या इसकी शुरुआत है? तो पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ हमारे प्लांट पे, जो कि अनकापल्ली आंध्र प्रदेश में है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो पैटसन एग्रो की शुरुआत 2021 में हुई थी। ये कंपनी हमने 2021 में फॉर्म करी थी और ये प्लांट, ये जो कारखाना जहाँ आज हम हैं, ये हमने एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किया था। एक कंपनी है ओलाम इंटरनेशनल, जिनसे हमने ये प्लांट एक्वायर किया था और उसी सन में दिसंबर में आफ्टर ये प्लांट एक्वायर करने के बाद हमने इमीडिएटली तुरंत उसी टाइम पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। तो ये आपने जब ये प्लांट ली, इसकी कैपेसिटी क्या थी? जब हमने ये प्लांट एक्वायर किया था जी, ये प्लांट की 7,000 मेट्रिक टन सालाना कच्चा काजू प्रोसेस करने की कैपेसिटी थी और आज हम इसको 18,000 मेट्रिक टन पर ईयर सालाना की कैपेसिटी पे ले आए हैं जी। तो 7 से 18 हो चुका है। जी। और जहाँ तक, अगर मैं आपके ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करूँ, जी। तो आप एक नया प्लांट और लगाने वाले जी। हैं जिसकी क्षमता करीब 35,000 टन जी। होगी। तो 7 से 54, जी। तो ये करीब 8 गुना एक जंप हो जाएगा जी। कंपनी के लिए। और ये बात करते करते ये भी बता दीजिए, ये नया प्लांट, नई कैपेसिटी कब तक आ जाएगी? तो ये हम जो नया प्लांट जो सेटअप करना चाह रहे हैं जी, वो आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है विजयनगरम। हम वहाँ पे इस प्लांट को सेटअप करना चाह रहे हैं। इस प्लांट के लिए जो लैंड है वो कंपनी ने पहले ही एक्वायर कर लिया है और आईपीओ के माध्यम से प्लांट को सेटअप करने के लिए फंड्स रेज किए जा रहे हैं। जो इसकी सालाना कैपेसिटी, जैसा कि आपने कहा, 35,000 टन होगी। ये कितने रुपए लगेंगे इस प्लांट के इसको लिए? लगभग इसमें 75 करोड़ रुपए इसको सेटअप करने में लगेंगे जी। और ये कब तक चालू कर देंगे आप? हमारे अनुमान के हिसाब से हम इसको अक्टूबर में हम प्रोडक्शन में ले आएंगे, 2026 2026। में। आयुष जी, आपके साथ एक और डायरेक्टर हैं, पुलकित जी जैन। जी। आपके कोई भाई, कजिन, जी। क्या है ये? तो हम दोनों भाई नहीं है जी, हम दोनों दोस्त हैं। हम 35 साल से करीबन एक दूसरे को जानते हैं और हमने हमारा स्कूलिंग एक साथ है, कॉलेज एक साथ है। फिर उन्होंने वो अपने फैमिली बिजनेस में चले गए थे, मैं अपने फैमिली बिजनेस में चला गया था और 2019 में हम लोगों ने सोचा कि हमें एक साथ कुछ व्यापार करना चाहिए और तभी इस काजू के बिजनेस की हमारे बैठ के हमने चर्चा करी और तब इसका हमने इसकी शुरुआत करी।
तो बेसिकली पुलकित जैन जी जो हैं वो कच्चे काजू के बिज़नेस में सन 2012 से हैं। वो अफ्रीका में 4-5 अलग-अलग देशों से जैसे कि नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, गिनी बिसाऊ, घाना, इन जगहों से वो उनके फार्मर के साथ लिंकेजेस हैं और सब कुछ है और वो वहाँ से कच्चा काजू लेकर आते थे और इंडिया और वियतनाम में प्रोसेसर्स को बेचते थे। तो इसके चलते हम लोगों ने बैठ के इस पे चर्चा करी कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो हो चुका है, तो हमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहिए और इसी के चलते पैटसन एग्रो इंडिया लिमिटेड फॉर्म हुई। तो दोस्ती अब बिजनेस रिलेशन में बदल चुका है जी, और अ, पुलकित जी के लिए एक बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, आपके लिए एक नया बिजनेस हो गया जी, जिसमें आप पिछले 5-6 साल से जी, अब लगे हुए हैं। जी, थोड़ा आगे चलते हैं आयुष जी, ये बताइए, ये धंधे में कंपेटिटिव लैंडस्केप क्या है? भारत में भी काजू उगता है, जैसे अभी आपने कुछ देशों के नाम लिए, जी, अफ्रीका में, जी, वहाँ पर भी होता है, कंबोडिया, वियतनाम में भी होता है। तो भारत में जो काजू होता है, अ, वो कितना प्रतिशत इसके अलावा जी, इंपोर्ट होता है? जी, क्या कितने सारे प्लेयर होंगे जी, जो इसे प्रोसेस करते हैं? जी। कुछ अगर आप आइडिया दें। तो भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा कंज्यूमर है जी। लगभग हम 35% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन जो जितना भी काजू दुनिया में उगता है उसका 35% इंडिया कंज्यूम करता है जी। काजू 3 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में उगता है। एक वेस्ट अफ्रीका, एक इंडिया और एक वियतनाम, कंबोडिया। इंडिया की जो अपनी फसल है वो लगभग 35% के आसपास इंडिया अपनी फसल उगाता है। बाकी इंडिया अलग-अलग अफ्रीकी देशों से इंपोर्ट करता है। तो जो हमारा जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है बाकी प्रोसेसर्स के चलते हुए वो यही है कि जो हमारी सोर्सिंग है वो हम उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पुलकित जी सन 2012 से अलग-अलग देशों में इस व्यापार को कर रहे थे। तो उन्होंने डायरेक्ट फार्मर्स के साथ और लोकल कोऑपरेटिव्स और बाइंग एजेंट्स के साथ पूरा अपना सप्लाई नेटवर्क बनाया है, जिसके चलते हमें कच्चा काजू बेस्ट प्राइसेस पे, बेस्ट क्वालिटी एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन्स में के माध्यम से हमें मिलता है। In terms of processors, processing, कैश्यू प्रोसेसिंग हैज़ बीन एक कॉटेज इंडस्ट्री थी हुँ, सदर्न इंडिया में, जहाँ पे कि एक-एक नट को हाथ से मैनुअली काटा जाता था और उसके बाद उसको तैयार करा जाता था। बट पिछले 15 साल के अंतर्गत थोड़ा मैकेनाइज़ेशन आना स्टार्ट हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर और वो आज हम देखते हैं कि मैकेनाइज़ेशन काफ़ी एडवांस हो चुका है और काफ़ी ऑटोमेशन उसमें आ चुकी है और इसीलिए अब ये लार्ज स्केल प्लांट्स पॉसिबल हैं। पहले इस स्केल पे प्लांट्स पॉसिबल नहीं थे क्योंकि हर लेवल पे मैनुअल इंटरवेंशन मतलब मैनुअल इंटरवेंशन होती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने ये संभव कर दिया है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन काजू में हो सकती है। अ, प्रोडक्ट बनाकर होलसेलर, इंस्टीट्यूशनल, बी टू बी जो है, इन सबको आप कैटर कर रहे जी, हो। अब आ जाते हैं वो एक छोटा सेगमेंट बी टू सी, जहाँ पर वो फ्लेवर की बात होती है, जहाँ पे वैरायटी की बात जी, होती है, वो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम की बात होती है। आपके डॉक्यूमेंट में मैंने पढ़ा कि आपने एक वाइट लेबल शुरू किया है, जी, रॉयल मेवा, बट ऐसा लग रहा है कि वो अभी एक स्टार्टिंग स्टेप जी, आपने लिया है। जी, आगे जाकर आपके क्या प्लान्स हैं इस सेगमेंट के लिए? जी। तो जैसा कि हमने प्रोसेसिंग को जब स्टार्ट किया था, हमारा फ़ोकस बी टू बी पे था। तो बी टू बी पे हमारे को पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा सेटअप करना था और आज हम हिंदुस्तान में 17 स्टेट्स में अवेलेबल हैं और हमारे लगभग 71 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कुछ हमारे जो बड़े क्लाइंट्स हैं,
वो है रिलायंस रिटेल, फार्मले, नटराज, बीकानेर वाला, हल्दीराम, इस तरीके से हैं। बी टू सी हमारा एक ब्रांड है रॉयल मेवा, जो हमने पिछले साल ही लॉन्च करा है। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजोन, जियो मार्ट, स्नैपडील और मीशो पे अवेलेबल है, और हम उसके लिए एक ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेटअप कर रहे हैं। जो हमारा बी टू बी का होलसेल नेटवर्क है, उसके माध्यम से हम ऑफलाइन में भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप कर रहे हैं। रॉयल मेवा का जो हमारा विजन है रॉयल मेवा को लेके, वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम इंडियन कस्टमर को एक प्रीमियम प्रोडक्ट एक अच्छे प्राइस पे दे पाएँ, ताकि कंज्यूमर को एक बिलीफ रहे ब्रांड के ऊपर, और कस्टमर हमेशा लॉयल रहे हमारे ब्रांड के लिए। अभी हमारा फोकस रॉयल मेवा को लेके सिर्फ प्लेन कैश्यूज़ पे है, और हम थोड़ा-सा उसमें आलमंड्स और पिस्ता और वॉलनट भी करते हैं। आगे चल चल के हम इसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी लेकर आना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा फ्लेवर्ड कैश्यूज़ और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये भी आगे चल के हम लेकर आना चाहते हैं। मैं आपके मार्जिन्स परफॉर्मेंस देख रहा था, तो ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं न कहीं आपके मार्जिन्स जो 3-4 छोटे-बड़े लिस्टेड प्लेयर हैं शेयर बाज़ार में, अ, उनसे कुछ आपके मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हैं। तो सवाल 2 मन में आते हैं कि आप क्या ऐसा कर लेते हो जो वो नहीं कर पाते? और दूसरा, क्या आपके मार्जिन सस्टेनेबल हैं? तो इस दोनों चीज़ों पे आप कुछ क्लैरिटी दें। जी, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारे 2 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। एक हमारी सोर्सिंग, दूसरा हमारा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हम अपने प्लांट पे कर रहे हैं, उससे हम मैनुअल इंटरवेंशन हटाते जा रहे हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग को दिन पे दिन कम करते जा रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के माध्यम से हमारे मार्जिन्स अ, थोड़े से बेहतर हैं। सोर्सिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि पुलकित जी की जो स्ट्रेंथ है, जो उन्होंने पिछले 13 साल में डेवलप करी है, उसके माध्यम से हमें एक बेटर प्रोडक्ट मिलता है, हमें बेटर क्वालिटी मिलती है, जिससे हमें प्रोसेस करने में जिस जिस माल को हम मटेरियल को हमें प्रोसेस करने में आसानी रहती है, और हमारी रियलाइज़ेशंस बेटर आती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए बेनिफिट है। दूसरा, जो कि हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, हमने ऑटोमेशन करी है अपने प्लांट पे। हमारे प्लांट पे एआई इनेबल्ड कलर सॉर्टर्स हैं, जिससे कि अब हमने बिल्कुल मैनुअल इंटरवेंशन को हटा दिया है। पहले क्या होता था, कलर सॉर्टर से मटेरियल को निकलने के बाद वो ह्यूमन आई के सामने से एक ह्यूमन को उसको देखना पड़ता था और उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालनी पड़ती थी। बट अब इस एडवांसमेंट के बाद वो सब चीज़ें पॉसिबल हैं, और हमारे को मैनुअल इंटरवेंशन की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के कारण, और जो भी हमने पास्ट में किया है, तो इस वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी नीचे आ गई है। और तीसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम 7,000 टन पे हमने ये प्लांट एक्वायर किया था, और इसी प्लांट के अंदर आज हम 18,000 टन प्रोसेस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है, वो भी अपना रोल प्ले कर रही है, जहाँ पे कि हमारे फिक्स्ड खर्चे वही सेम हैं, और उन्हीं खर्चों के अंतर्गत हम प्रोडक्शन को बढ़ाए जा रहे हैं। तो उसने भी हमारे को हेल्प किया है। अ, आयुष जी, एक सवाल मैं आपको एज़ ए कंज़्यूमर पूछता हूँ। जी। आपने कहा कि वेस्ट अफ्रीका के कई देशों से, कंबोडिया, वियतनाम और भारत, ये सभी जगह से आपके प्रोडक्ट सोर्स होते हैं। जी। काजू काजू है, या अलग-अलग जगह के काजू में टेस्ट में भी फ़र्क होता है? और क्या एक आम आदमी जिसे एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ नहीं हो, वो इन काजू में कुछ बदलाव या फ़र्क समझ सकता है या नहीं? देखिए, काजू 2 चीज़ों पे पर वो होता है, एक उसका कलर, एक उसका टेस्ट। डेफ़िनेटली हर जगह के काजू में फ़र्क होता है, और वो कई जगह के काजू में कलर का फ़र्क होता है, कई जगह के काजू में टेस्ट में फ़र्क होता है। तो जैसा कि आपने कहा, अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग देशों से अलग-अलग तरीके का काजू आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है उसके बीच में डिफरेंशिएशन बताना कि अ, कुछ इनमें एक्चुअली में डिफरेंस है कि नहीं है।
हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ का काजू बहुत वाइट आता है, हम्म। अगर उस काजू को और दूसरे काजू को तो ज़रूर पता लग सकता है कि क्या डिफरेंस है। उसके अलावा एक आम आदमी के लिए बताना बहुत मुश्किल है। तो आयुष जी, जैसे दिख रहा है ये आपका वेयर हाउस का स्टॉक है, और आप ये जो आपको खेत से जो जी। काजू पूरे शेल में आते हैं वो काट के डाला जाता है। ये प्रोसेस अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या हो रहा है। तो बेसिकली जब रॉ कैश्यू नट रिसीव होता है, सबसे पहले उसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव होती है। ठीक है। दो तरीके की जनरल इम्प्योरिटीज होती है, एक डस्ट और कुछ स्टोन्स। तो पहला रोटरी के थ्रू हम उसमें से डस्ट रिमूव करते हैं, बराबर है। फिर उसके बाद उसको हम आगे लेके जाते हैं जहाँ पे हम उसमें वाटर वॉश करते हैं। तो कोई भी हैवी इम्प्योरिटीज, कोई पत्थर होते हैं, वो उसमें नीचे बैठ जाते हैं, और जो रॉ कैश्यू नट होता है वो फर्दर प्रोसेस के लिए क्लीन होकर तैयार हो जाता है और वो फर्दर आगे चला जाता तो है। आपने वो पहला प्रोसेस देखा था जहाँ पे बातचीत हुई, और दूसरा जहाँ पे बात नहीं हो पाई जी। वहाँ पे पत्थर या ऐसे कोई भी हैवी इम्प्योरिटी पानी के माध्यम से बाहर निकल आता। वो पानी में नीचे सेटल हो जाते हैं और रॉ नट आगे चला जाता है। ठीक है। अब कहाँ ले जाएंगे आप? अब नेक्स्ट हम कुकिंग सेक्शन में चलेंगे, जहाँ पे कि इस नट को तैयार करा जाता है डी शेलिंग के लिए। अभी ये बहुत हार्ड होता है, इसको थोड़ा सॉफ्ट किया जाता है और फिर इसको डी शेल किया जाता है। तो ये कुकिंग आप स्टीम से करते हैं? स्टीम से करते हैं। ठीक, आइए। तो आयुष जी, ये जो पीछे कुक हो रहा है, जैसे आपने मुझे थोड़े समय पहले बताया, करीब 8 मिनट की साइकिल है, और ये जो नट्स हैं वो कुक होकर निकल आते हैं। अब इससे अब वो आगे प्रोसेस में क्या एडवांटेज मिलता है? तो बेसिकली इसको हम जब 6 से 8 मिनट के लिए स्टीम के थ्रू पास करते हैं, तो जो इसकी हार्डनेस होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, और जब वो सॉफ्ट हो जाती है तो जो आगे डी शेलिंग मशीन है वो उसका जो शेल है उसको इजीली कट कर पाती है। तो जो प्रिसाइज डी शेलिंग में ये हमारी हेल्प करता है। तो बिना ये कुकिंग किए आपको नट को जो क्रैक करते हैं, ओपन करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं, वो इन बहुत ज्यादा इनएफिशिएंटली हो पाएगा, समझ के उसमें पीसेस परसेंटेज बढ़ जाएगा और अनकट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ गए? तो ये जैसे प्रेशर कुकर में कुक किया जाता है, ये स्टीम के जरिए कुक हो रहा है, जिससे आगे का प्रोसेस सरल हो जाए। आयुष जी, स्टीमिंग हुई, अब ये प्रोसेस पीछे क्या हो रहा है? तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्टीमिंग के बाद ये मटेरियल को 24 टू 36 आवर, 24 से 36 घंटे के लिए कूल करा जाता है। कूल डाउन होने के बाद जो रॉ कैश्यू नट है उसको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में ग्रेड करा जाता है, ताकि जब ये डी शेलिंग में जाए तो हर नट अच्छे से कट पाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रॉ नट की शेलिंग हो रही है, और ये अलग अलग कन्वेयर्स अलग अलग साइज को अपनी शेलिंग मशीन में लेके जा रही है। तो ग्रेडिंग करने के का मतलब ये है कि साथ साथ आप हर स्टेज पे उसकी ग्रेडिंग कर देते हो, जिससे कि वो एक अपने आप नेचुरल ग्रेड और कंपनी को सबसे ज्यादा उसका रियलाइजेशन मिले, क्योंकि साइज मैटर। जी जी। तो आयुष जी, ये जो पीछे व्हाइट काजू दिख रहा है, क्या ये शेल्ड जो छिल गया है, क्रैक हो गया, ये वैसा नट है या क्या? हाँ जी। तो जैसा आपने देखा, जब हम रॉ कैश्यू नट को साइज करते हैं उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है पूरी कैश्यू प्रोसेसिंग का। यहाँ पे हमारे को सबसे ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। यहाँ पे हम नट को कर्नल से अलग करते हैं ताकि कर्नल फर्दर प्रोसेस के लिए जा पाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नट और कर्नल और जो शेल है, शेल और कर्नल अलग अलग हो गया है, और अब कर्नल जो है आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी की डिमांड होती है इस पूरे प्रोसेस में। तो दोस्तों, काजू के फैक्ट्री में जो देखने आए हैं, पहली बार काजू की शक्ल दिखी है, वो काजू जो आप और मैं खा सकते हैं, ये पहली बार उस केस में अपने को इस फैक्ट्री में ये काजू दिखा है। तो आयुष जी, ये पीछे जो आपकी मशीन है बोरमा, ये बोरमा क्या करता है? ये इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये ड्रायर है। जब कर्नल को शेल से अलग करा जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट होता है। उस मॉइस्चर कंटेंट को बिल्कुल इवेपोरेट करने के लिए इस मशीन में कर्नल्स को डाला जाता है, जो कि 10 to 12 आवर्स इस मशीन में रहते हैं एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे,
और वो उस मॉइस्चर को नीचे कर देता है ताकि हम इसको फर्दर प्रोसेस कर पाए पीलिंग के लिए। तो ये एक स्टेशनरी प्रोसेस है जहाँ पर इस मशीन में एक हाई टेम्परेचर पे आप उसमें इसको हीट करते हो जिससे कि मॉइस्चर जो अंदर है वो एक पर्टिकुलर मात्रा पे आ जाए और इसके अलावा और कुछ जी बिल्कुल। आयुष जी ये क्या हो रहा है? तो जैसे कि शेलिंग के बाद जो कर्नल आया था उसको हमने ड्राई कर दिया और ड्राई करने के बाद हम उसको नेचुरल मॉइस्चर देके फिर उसको उसकी जो कैशू की जो स्किन होती है उसको हम यहाँ पे पील करते हैं। तो जो कैशू अब आप देख रहे हैं, पहले जो कैशू था वो स्किन के साथ था, अब पील्ड कैशू है। तो ये कैशू अब पील हो चुका है और अब ये फर्दर ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के लिए जाएगा। तो कई बार आपके प्रोसेस में ग्रेडिंग सॉर्टिंग होता है जी, समझ में। हर प्रोसेस के बाद जो भी रिजेक्ट्स होते हैं उनको निकालना जरूरी होता है ताकि जो अच्छा माल है वो आगे जाके अच्छे से ग्रेडिंग और सॉर्टिंग हो पाए। हाँ, अगर आप रिजेक्ट को नीचे नहीं निकालोगे जी तो वो अच्छे माल की वैल्यू कम कर जी। ये आयुष जी पीछे क्या मशीन चल रही है? ये आज ये लेटेस्ट एआई इनेबल्ड कलर सॉर्टर है जी। ये कलर सॉर्टर क्या करता है, जो पीलिंग के बाद जो कैशू कर्नल आ रहा है उसमें से जो W ग्रेड है और जो SW ग्रेड है, जो लोअर ग्रेड्स है उनको अलग कर देता है ताकि जो टॉप ग्रेड्स हैं वो आगे साइजिंग के लिए जा सके और जो लोअर ग्रेड्स हैं, जो इम्प्योर ग्रेड्स हैं, वो आगे फर्दर सॉर्टिंग के लिए जा सके। तो आयुष जी दर्शकों के लिए अगर आप बता दें, टॉप की जो 2 ग्रेड है या 3 ग्रेड है उनको क्या बोला जाता है? सबसे पहले जो होता है वो W's होता है जी, वाइट्स जिसको हम कहते हैं W240, W320, W180 और उसके बाद आता है जी SW ग्रेड, उसमें SW240, SW320 वो एक स्टेप लोअर होता है W से। मतलब SW का फुल फॉर्म सेमी वाइट स्कॉर्च्ड होल्स और होल। अच्छा समझ गया। तो ये ग्रेडिंग सॉर्टिंग हो रही है यहाँ पर जी इस मशीन से जी। अब यहाँ से ये माल कहाँ जाएगा? ये माल फिर अब साइजिंग के लिए जाएगा क्योंकि कलर की ग्रेडिंग हो गई। अब ये साइज के हिसाब से ग्रेड होगा 180 से लेके 400 तक। मतलब 1 पाउंड में कितने पीस आएंगे? हाँ जी, तो 1 पाउंड में W320 का मतलब है कि 1 पाउंड में 320 दाने। तो जितना नंबर नीचे उतना बड़ा एक एक इंडिविजुअल पीस उतना बड़ा होगा। ये मशीन में क्या होता है, तो सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये काजू में आज की डेट में लेटेस्ट कलर सॉर्टर आया है जो हमने अभी अपने प्लांट पे लगाया है। हमारा वो जो कलर सॉर्टर हमने पहले देखा था ये उसके बाद एक और फर्दर लेवल ऑफ डीप ग्रेडिंग करता है ताकि कस्टमर को उसकी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से प्रोडक्ट पहुंचे और उसको कोई शिकायत ना आए। इसमें अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हैं जो हम एज पर कस्टमर नीड्स इसमें फीड कर सकते हैं और फिर ये हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट इस हिसाब से दे देता है। तो आयुष जी यहाँ पे ग्रेड है W210, 240, 320, 400। इसका मतलब यहाँ पे सबसे महंगा माल W210 हुआ जी और कंपैरेटिवली सबसे सस्ता W400 हुआ जी, जिसके 1 पाउंड में 400 पीस काजू आएंगे जी। और अगर आइडिया के लिए कुछ अगर आप बोलें तो इसके और इसके प्राइस में क्या फर्क हो सकता है? इसमें 200 से 300 रुपए किलो तक का फर्क हो सकता है इसमें और इसमें। हाँ जी। तो दोस्तों जितना भारी माल उतना भारी उसकी कीमत और प्रोसेसर के लिए सबसे उचित ये होता है कि वो भारी माल को अलग कर सके और अच्छा माल या भारी माल सस्ते माल के साथ कंटेमिनेशन बोलिए या बराबर ग्रेडिंग बोलिए वो ना हो और माल चला जाए, उससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस जो अपन ने देखा इस फैक्ट्री में। अब एक ही चीज बाकी है, इस माल का पैक होना और फिर फैक्ट्री से डिस्पैच होना। देखने में आयुष जी ये भी काजू जैसे कहते हैं कंप्लीट लग रहा है जी। यहाँ पर क्या हो रहा है? तो सर जब जो पीलिंग के प्रोसेस के बाद कुछ काजू ऐसा होता है जिसपे उसकी स्किन लगी रह जाती है और वो मशीन उसको नहीं निकाल पाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी ये लेडीज, इसको मैनुअल पीलिंग हम बोलते हैं,
जहाँ पे ये एक-एक काजू को लेके उसकी जो स्किन जिसको टेस्टा बोला जाता है, वो रिमूव कर रही हैं ताकि हमारी यील्ड्स बेटर हो पाए और हमारी रियलाइजेशन बेटर हो पाए। तो ये पूरा वो प्रोसेस है। तो ये विमेन एम्पावरमेंट भी हो गया, और जैसे सभी जानते हैं विमेन के हाथ उंगलियां जो चलती है जी, दे आर फार बेटर देन मेन। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल, उनका यील्ड, उनका आउटपुट मेरे जी, ख्याल से मस्ट बी मच बेटर। मच बेटर जी, और मच बेटर। और एक चीज़ और, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से कोई भी कंप्लेंट कस्टमर के एंड से नहीं आए कि भाई तुम्हारे यहाँ 2% 4% में फील रह गया जी, और लॉट में मेरे को डिस्काउंट चाहिए। जी, तो दोस्तों ये है, ये मैनुअल इंटरवेंशन जो अभी तक कंपनी में नहीं देखा गया, यहाँ पर आकर क्यों है। ये जो एक तरह से यील्ड इम्प्रूवमेंट करना, कहीं पर कुछ मशीन से रह गया उसको भी 100% ठीक किया जाए, इसलिए ये इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट है। और जैसे आप देख रहे हो वुमेन एम्पावरमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इस डिपार्टमेंट में सभी वुमेन कारीगर हैं जो ये काम कर रहे हैं। दोस्तों फैक्ट्री घूमते घूमते अब वो समय आ गया है जब आयुष जी और मैं दोनों आपको ये दिखा सकते हैं कि इनका जो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है और वो पैक होता है, और जो होलसेल के पैक में बिक के लोगों के पास पहुंचता है उसकी शक्ल सूरत क्या होती है। मेरे पीछे लाइन पैक हो रहा है, अगर आप देखें ये काजू है जो अब पैक होके डिस्पैच किया जाएगा। मेरे आगे अगर आप देखें तो ये प्लास्टिक के डब्बे हैं, 10 किलो के पैकेट ये बनती है और पैकेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। पुराने ज़माने में ये पैकिंग जो होती थी टिन के डब्बों में होती थी, जिसमें डैमेज होने की बहुत बड़ी संभावना होती थी, और अगर डब्बे में डैमेज हुआ तो काजू अंदर से टूट जाते थे। उससे बचाने के लिए ये प्लास्टिक डब्बे हैं जिसमें डैमेज ट्रांजिट में कहीं कुछ होता नहीं है। दोस्तों उम्मीद ये करता हूँ कि अभी तक का जो हमने ये फैक्ट्री का वर्णन किया, डिस्क्रिप्शन किया, आपको देखने में मजा आया। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये कि देखकर आप ये समझे कि काजू प्रोसेसिंग कैसे होती है। यहाँ पर इनकी फैक्ट्री का आपको वर्णन, फैक्ट्री की विजिट और जानकारी दी गई। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पेशकश कनेक्सियो कॉरपोरेट एक्सप्लोरर के तरफ से की गई थी वो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अगले एपिसोड तक राह देखिए और अरुण केजरीवाल को इजाज़त दीजिए।